गाजा में इसराइल और हमास के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उसको लेकर दुनिया भर में इस कदर खतरनाक दुष्प्रचार चल रहा है। और न सिर्फ दुष्प्रचार चल रहा है दोस्तों, उसकी लपटें भारत की तरफ भी आ रही हैं और वो भारत में अस्थिरता पैदा कर सकता है। मेरे इस कार्यक्रम को सामान्य कार्यक्रम मत समझिए दोस्तों, एक चेतावनी समझिए कि इस मुद्दे को लेकर दोनों पक्ष किस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं। और इस दुष्प्रचार से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी नहीं बचे, उनका जिक्र करूंगा। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि इस्राएल की जो सबसे पुरानी मीडिया ग्रुप है दोस्तों, हारेट्स जिसका नाम है, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं इसका उच्चारण सही कर रहा हूं। इस मौके पर वो इस्राएली नेता बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना कर रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इन्होंने क्या हिम्मत की है आपके स्क्रीन पर। हारेट्स बेंजामिन नेतन्याहू की कड़ी आलोचना करते हुए क्या कहता है आपके स्क्रीन पर। हारेट्स कहता है, Israel is headed by a corrupt criminal defendant and now he is leading the country into a war which nobody even knows the precise goals, much less the outcome। अगर मैं इसका हिंदी में अनुवाद करूं दोस्तों, तो इसमें हारेट्स ये कह रहा है कि इस्राएल का नेतृत्व एक ऐसा आदमी कर रहा है जो एक भ्रष्टाचारी अपराधी है। यही नहीं, वो देश को एक युद्ध की तरफ ढकेल रहा है जिसके मकसद के बारे में कोई नहीं जानता और इसके परिणाम बहुत घातक होंगे। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, याद है आपको पुलवामा हमला? पुलवामा में जब हमला हुआ था तो मेरे जैसे और रवीश कुमार जैसे पत्रकारों ने सिर्फ इतना सवाल पूछा था कि क्या यह हमला टल नहीं सकता था, क्योंकि हमले से पहले एक नहीं 11 बार चेतावनियां दी गई थी कि ऐसा हमला हो सकता था। मगर बावजूद इसके यह हमला हुआ। हमने यह भी सवाल किया था कि जब पुलवामा पे हमला हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉर्बेट में एक शूटिंग कर रहे थे बेयर ग्रिल्स के साथ। हमने सिर्फ यही सवाल पूछा था दोस्तों, और मुझे और रवीश को देशद्रोही करार दिया गया था, हमारे नंबर्स को सार्वजनिक कर दिया गया था और लगातार हमें गालियां दी गई थी। आज इस्राएल का जो सबसे पुराना मीडिया संस्थान है वो इस कमजोर और इस नाजुक लम्हे पर अपने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को एक अपराधी, एक भ्रष्ट अपराधी करार दे रहा है। इसे कहते हैं पत्रकारिता। यहां पर यह इस्राएली संस्थान पीछे नहीं हट रहा है। यह मीडिया संस्थान यह नहीं कह रहा है कि घर में घुसकर मारा। यह मीडिया संस्थान बुनियादी मुद्दे से लोगों का ध्यान नहीं भटका रहा है। और बुनियादी मुद्दा क्या है? वो इस्राएल जिसका मोसाद जो है दुनिया भर में ऑपरेशन करता रहता है, वो इस्राएल जिसके जासूसी उपकरणों का इस्तेमाल पूरे दुनिया भर में होता रहता है, वो इस्राएल ये पता भी नहीं लगा सका कि आतंकवादी हमास जो है वो उस पर हमला करने वाला है, वो भी इतनी बड़ी तादाद पर। दोस्तों, ये काम होता है मीडिया का दोस्तों, कि ऐसे मौके पर जब एक इंटेलिजेंस फेलियर के चलते सैकड़ों लोगों की जानें चली जाएं तो सत्ता से सवाल किया जाए। बेवजह जिंगुइज्म, राष्ट्रवाद की बातें नहीं की जा रही हैं, सवाल किया जा रहा है जो किया जाना चाहिए। इसी को स्वस्थ लोकतंत्र और स्वस्थ मीडिया कहते हैं। मगर दोस्तों, समानांतर तौर पर एक बहुत ही खतरनाक चीज हो रही है। अफवाहों का बाजार गर्म है और इन अफवाहों से कोई नहीं बच पा रहा है दोस्तों। इसका असर यहां भारत में भी हो रहा है। झूठ कहा जा रहा है दोनों तरफ से। अंधभक्त भी झूठ कह रहे हैं और कई मुसलमान भी झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको बतलाने वाला हूं कैसे। सबसे पहले दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इस मुद्दे से नहीं बच पाए। मैं आपको उनका एक बयान सुनाता हूं। उन्होंने कहा है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा देखना पड़ेगा, मगर मेरे पास कंफर्म्ड पिक्चर्स हैं। ऐसी तस्वीरों की पुष्ट जानकारी है जिसमें इस्राएली बच्चों का सिर हमास कलम कर रहा है। सरासर झूठ। खुद व्हाइट हाउस को सामने आकर यह कहना पड़ा कि यह गलत जानकारी है, यानी कि अपने ही राष्ट्रपति को उन्हें ठीक करना पड़ा। सबसे पहले सुनिए बाइडेन क्या कह रहे हैं। I never really thought that I would
see and have confirmed pictures of terrorists beheading children. I never thought I'd ever. Anyway, but there are countries in the region that are trying to be of some help, including Arab nations that are trying to be of some help. So, anyway. और उसके बाद दोस्तों, व्हाइट हाउस के प्रवक्ता का यह बयान आपके स्क्रीन पर. A White House spokesperson later clarified that US officials and the president have not seen pictures or confirmed such reports independently. The president based his comments on the claims from Netanyahu's spokesperson and media reports from Israel, according to White House. व्हाइट हाउस ने बाद में स्पष्ट किया कि अमेरिकी अधिकारियों और राष्ट्रपति ने ऐसी कोई तस्वीरें नहीं देखी जिसमें हमास जो है बेकसूर बच्चों का सिर कलम कर रहा है. राष्ट्रपति की यह जानकारी नेतन्याहू के प्रवक्ता और वहां के मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इसका मतलब यह नहीं कि हमास ने अत्याचार नहीं किया है. हमास ने अत्याचार किया है. यह जो पूरा संकट है वो आतंकवादी संगठन हमास की हरकतों का नतीजा है. CNN दिखाता हूं दोस्तों मैं आपको. पहले झूठी खबर और उसके बाद हकीकत आपके स्क्रीन पर. Babies and toddlers were found with their heads decapitated in Kfar Aza in southern Israel after Hamas attacks in kibbutz over the weekend, a spokesperson for Israel's prime minister says. इस्राएली प्रधानमंत्री के प्रवक्ता के आधार पर यह कहा गया कि किबुत्ज में एक हमला होता है जिसमें बच्चों के सिर काट दिए जाते हैं हमास द्वारा. बाद में खुद CNN यहां क्या कह रहा है. Israel cannot confirm the specific claims that babies were beheaded in Hamas attack, an official says. खुद इजराइल कह रहा है कि हमारे पास इस बात की पुख्ता जानकारी नहीं है कि हमास ने बच्चों के सिर को कलम किया. मगर एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए, हमास ने अत्याचार जरूर किया है. ऐसी ढेरों तस्वीरें हैं. न सिर्फ आतंकवादी संगठन हमास ने अत्याचार किया है, बल्कि उसके जवाब में इस्राएली सेना ने जो हमला किया है उसमें फलस्तीन में कई बेकसूर बच्चे मारे गए हैं. अगर हमास ने आतंकवादी कार्रवाई की है तो जवाब में जो इस्राएली सेना ने किया है वो भी घोर निंदनीय है. अगर इस्राएली सेना सिर्फ हमास के ठिकानों पर हमला कर रही होती तो बात समझ आती, मगर उन्होंने रिहायशी इलाकों पर हमला किया है, बेकसूरों को मौत के घाट उतारा है, जो अपने आप में निहायत ही शर्मनाक है. इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए. और आप जानते हैं मेरे बारे में कुछ मुस्लिम हैंडल्स जो हैं ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर एक झूठ चला रहे हैं. और वो झूठ क्या है कि अभिसार शर्मा ने फलस्तीनी लोगों को आतंकवादी बताया. दोस्तों, जब मैंने ये कार्यक्रम किया था, इस कार्यक्रम का मकसद क्या था? इस कार्यक्रम का मकसद यह था कि प्रधानमंत्री इस्राएल के बारे में तो ट्वीट कर रहे हैं, क्रिकेट के बारे में तो ट्वीट कर रहे हैं, मगर मणिपुर के बारे में अपना मुंह कब खोलेंगे? इस कार्यक्रम का मकसद यह था. अगर इस कार्यक्रम में मैंने हमास को एक आतंकवादी गुट बताया तो साथ ही मैंने इस्राएली सेना की जो प्रतिक्रिया थी उसे भी ज्यादती बताया था. मैंने कहा था कि अगर आपका हमला सिर्फ हमास तक सीमित होता तो बात समझ आती, मगर आप बेकसूरों पर भी हमला कर रहे थे. मैं आज एक सवाल पूछना चाहता हूं. जो मुस्लिम हैंडल्स ये कह रहे हैं कि मैंने फलस्तीनी लोगों को आतंकवादी बताया, मैं चुनौती देता हूं कि मेरे उस बयान को अभी सार्वजनिक करो. कहां मैंने फलस्तीनी लोगों को आतंकवादी बताया है? मैंने तो इस्राएली सेना की जो हरकत है उसकी भी आलोचना की है, और आज नहीं कर रहा हूं. इससे पहले इस्राएली सेना ने जब भी बेकसूर फलस्तीनी लोगों पर हमले किए हैं, मैंने उसकी कड़ी आलोचना की है. मैं हमास जो एक आतंकवादी संगठन है और फलस्तीनी लोग, दोनों के बीच का फर्क समझता हूं. मैं बेकसूर फलस्तीनी लोगों के साथ हूं, मगर एक आतंकवादी गुट हमास का साथ नहीं दे सकता. मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं जो आज की तारीख में हमास का साथ दे रहे हैं. आपकी क्या मजबूरी है हमास का साथ देने की? और मैं आपको बतला दूं भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है. भारत सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया में हमास के हमले को एक आतंकवादी हमला बताया है, मगर साथ ही क्या कहा है
कि एक स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य के प्रति हम अपना समर्थन जतलाते हैं। यानी कि फलस्तीनी लोगों के संघर्ष के साथ भारत सरकार अब भी बना हुआ है, और आज से नहीं, कई सालों से, नरसिम्हा राव से लेकर, देवेगौड़ा से लेकर, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर, मनमोहन सिंह से लेकर, और अब हमेशा से भारत ने स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य और वहां की जनता का साथ दिया है। जहां तक हमास की बात है दोस्तों, हमास को लेकर अब तक भारत सरकार ने उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। आधिकारिक तौर पर जहां तक मैं जानता हूं, हमास को भारत ने आतंकवादी गुट घोषित नहीं किया है। संयुक्त राष्ट्र में भी हमास की भूमिका को लेकर एक असमंजस है, एक कंफ्यूजन है। हालांकि हमास को कई देश आतंकवादी गुट कहते हैं, मसलन अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और जापान। हमास जो कर रहा है वो एक आतंकवादी हरकत है, मगर फॉर गॉड सेक मेरे बारे में झूठ बोलना बंद कीजिए। मैंने देखा कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई अभिसार शर्मा इस्लाम विरोधी है, यानी कि अब तक अंधभक्त मुझे हिंदू विरोधी कह रहे थे, देश विरोधी कह रहे थे, अब दूसरे पक्ष के अंधभक्त मुझे इस्लाम विरोधी कह रहे हैं। तुम लोगों की मंशा क्या है भाई? मंशा क्या है तुम्हारी कि इंसान जो है वो बोलना बंद कर दे, इंसान जो है वो सांस लेना बंद कर दे? और तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम्हारे दुष्प्रचार, तुम्हारे झूठ से मैं डर जाऊंगा? मैं फिर दोहरा दूं, फलस्तीनी लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, जैसा कि मेरे सरकार की नीति है, उस संघर्ष के साथ मैं हूं। अगर मेरी सरकार ने हमास की कार्रवाई को एक आतंकवादी हमला बताया है तो मैं उसके साथ हूं। हमास ने जो किया है वो शर्मनाक है। मुझसे यह उम्मीद मत कीजिए कि मैं उसे एक क्रांतिकारी संगठन करार दूं, मगर जो बेकसूर फलस्तीनी लोग हैं, मैं उनके साथ हूं। उस दोनों के बीच का फर्क समझिए। और आप में से कई लोग जो इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं, आप लोगों को अंदाजा है कि आप इस देश के लिए कितनी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। संघर्ष गाजा में हो रहा है, इस्राइल और फलस्तीन या इस्राइल और हमास के बीच में हो रहा है, और आप माहौल बर्बाद भारत में करना चाहते हैं। कोशिश यही की जा रही है कि उस मुद्दे को लेकर भारत में माहौल बर्बाद किया जाए, और दुनिया भर में भारतीय मीडिया हो या जो प्रचार तंत्र है, जिस तरह का संघर्ष चल रहा है प्रचार तंत्र के बीच में, उसकी चर्चा हो रही है। भारत बदनाम हो रहा है, भारत की साख पर भट्टा लग रहा है। आप चाहते क्या हैं कि देश बदनाम हो, देश की नाक कटे? दोस्तों, मैं आपके सामने दो चीजें रखना चाहता हूं जिस पर आपको गौर करना पड़ेगा। हारेट्स की एक खबर देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। अक्रॉस इसराइल, Jews and Arabs join forces to help war victims and prevent riots. इसराइल में क्या हो रहा है दोस्तों? यहूदी लोग और अरब लोग कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं ताकि वो लोग जो युद्ध से प्रभावित हैं उनकी मदद की जाए, दंगों को रोका जाए। यह कोशिश इसराइल के अंदर हो रही है। अभी कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया था कि हारेट्स ने किस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू को एक अपराधी, एक भ्रष्ट अपराधी करार दिया था, और उनसे सवाल किया था कि यह जो हमला हुआ यह तुम्हारी नाकामी के चलते हुआ है। कितनी खूबसूरत मिसाल है। अगर यहूदी और अरब एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं ताकि युद्ध से प्रभावित लोगों को उपचार दिया जाए, उन्हें राहत और सुकून पहुंचाया जाए, और सब साथ आकर चलें, और एक संघर्ष जो हमसे कई हजारों मील दूर चल रहा है उसको लेकर हम भारत में माहौल को बर्बाद करना चाहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप इस खबर में देख रहे हैं, अब तक कम से कम 1 दर्जन पत्रकार मारे जा चुके हैं। आपको अंदाजा है कि जो पत्रकार वहां पर हैं वो किन मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। मैंने एक वीडियो देखा था, एक फलस्तीनी पत्रकार जो है वो फिल्मिंग कर रहा था, और फिल्मिंग करते करते वो रोने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे अपने परिवार की याद आती है। वो फिल्मिंग तो कर रहा था अपने कैमरे के जरिए, मगर उसके जहन में लगातार ये डर बना हुआ था कि मेरे बच्चों का क्या हो रहा होगा, मेरी पत्नी का क्या हो रहा होगा, मेरे बुजुर्ग मां बाप का क्या हो रहा होगा। एक लम्हे के लिए उन पत्रकारों के बारे में भी सोचिए, उन पत्रकारों के परिवारों के बारे में सोचिए
जो इस हमले में मारे गए हैं, जो इस संघर्ष में मारे गए हैं। और आप और हम एक दूसरे पर हमला करने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। मैं फिर दोहरा दूं, मैं इस्राएली सेना की जो जवाबी कार्रवाई है, जिसमें वो बेकसूर फलस्तीनियों को मार रहे हैं, उसे ज्यादती करार देता हूं। मैं फलस्तीनी लोगों के संघर्ष के साथ हूं, मगर मैं हमास को और उसकी हरकत को क्रांति नहीं बताने वाला हूं। वो एक आतंकवादी हरकत है। मैं जानता हूं आप में से कई लोग मुझसे भी कहेंगे कि तुम इस्राएली सेना की हरकत को आतंकवाद क्यों नहीं करार देते। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इस्राएली सेना के साथ हमारे देश यानी भारत के सामरिक ताल्लुकात हैं, उनके साथ जॉइंट ऑपरेशंस होते हैं। तो क्या आप यह कहना चाह रहे हैं कि भारत सरकार का एक आतंकवादी गुट के साथ सामरिक रिश्ता है? कभी आपने इस चीज का इस्तेमाल किया है? कभी आपने सोचा है, जब आप इस तरह की बातें कहते हैं या करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं भारत के सामरिक हितों पर सवाल उठा रहे हैं, जो सरासर गलत है। हकीकत यह है दोस्तों कि एक आतंकवादी होता है और एक फलस्तीनी राज्य की बेकसूर जनता होती है। दोनों के बीच एक फर्क है, और अगर मैं दोनों के बीच के फर्क को पेश कर रहा हूं, तो मैं बैलेंसिंग नहीं कर रहा हूं। मैं आपके सामने एक सुलझा हुआ संवाद पेश कर रहा हूं, और करता रहूंगा, चाहे आप लोग मेरे खिलाफ जितना भी दुष्प्रचार फैलाइए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।